बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, हम पूरे कंप्यूटर को क्लासिफाई करते हैं। पूरे कंप्यूटर को किस तरह क्लासिफाई करते हैं? अगर हम पूरे कंप्यूटर को क्लासिफाई करें तो हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है अनुप्रयोग, यानी कंप्यूटर का हम प्रयोग किस प्रकार करते हैं। दूसरा है उद्देश्य, पर्पज, यानी कंप्यूटर किस उद्देश्य के लिए आप यूज कर रहे हैं। और तीसरा है आकार बेस्ड, साइज बेस्ड। तो हम पहले की ओर देखते हैं कि पहला जो हमारा है एप्लीकेशन बेस्ड, अनुप्रयोग, यानी अगर कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर जो कि हम सभी लोग यूज कर रहे हैं, आप और हम मैक्सिमम लोग डिजिटल कंप्यूटर यूज करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर पहले यूज होता था, आज भी होता है, लेकिन उसकी उपयोगिता कम है। उसके बाद आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिक्सचर होता है, उसे हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रकाशीय कंप्यूटर, यानी ऑप्टिकल कंप्यूटर, जिसमें प्रकाश से काम होता है। और नेक्स्ट है क्वांटम कंप्यूटर। अब हम इनके बारे में डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अब हम आते हैं उद्देश्य आधारित। उद्देश्य आधारित मतलब कि किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है। तो जनरली 2 उद्देश्य होते हैं। एक सामान्य उद्देश्य, जैसे कि हम लोग ऑफिस में या घरों में कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, तो वो होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर। दूसरा है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस तो किसी विशेष कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये आधार हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं साइज के आधार पर। कंप्यूटर भी अलग अलग साइज के होते हैं। जो सबसे छोटा साइज होता है उसे हम बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। जो छोटे साइज के, छोटे आकार के होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर उससे थोड़ा बड़ा होता है। उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़ी बड़ी कंपनियों में इस्तेमाल किया जाता है। और सुपर कंप्यूटर तो सबसे बड़ा, साइज में सबसे बड़ा होता है, साइज में भी और कैपेसिटी में भी सबसे बड़ा होता है, वो होता है सुपर कंप्यूटर। तो हमने कंप्यूटर का वर्गीकरण देखा कि कंप्यूटर को कितने भागों में और किस तरह डिवाइड किया गया था। हम इसी चीज को और आगे देखते हैं। अब कंप्यूटर का वर्गीकरण तो हो गया। उसके बाद एक भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क्स, ये क्या है? व्हाट इज द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। जिस तरह समीर और सीडैक थे, इसी तरह ये भी है। भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1991 में, नहीं 1991 में संचार, कम्युनिकेशन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भारत सरकार द्वारा भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क्स की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क्स, जिन्हें इसका काम था सॉफ्टवेयर को बढ़ावा देना, और सिर्फ बढ़ावा देना ही नहीं, इसका कमर्शलाइजेशन भी करना। तो ये था आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। जैसा कि हमने उधर आपको कंप्यूटर के बारे में बताया कि कंप्यूटर कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, उसी का विस्तृत रूप यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। यानी कंप्यूटर पहले हमने बताया कि अनुप्रयोग के आधार पे कि हम उसको यूज कैसे करेंगे। दूसरा पर्पज के आधार पे, जनरल पर्पज है या स्पेशल पर्पज है। साइज के आधार पे, छोटा है, छोटा होगा तो आपका वो माइक्रो हो जाएगा, उससे बड़ा होगा फिर मेन फ्रेम, और सबसे बड़ा आपका सुपर कंप्यूटर। हमने ये भी बताया था आपको कि डिजिटल कंप्यूटर जो डिजिट में यूज करता है 01 डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग, जैसे कि हम लोग घड़ी देखते थे, एनालॉग घड़ी, डिजिटल घड़ी। एनालॉग में पूरी सर्किल यूज होती है। उसके बाद हाइब्रिड, जिसमें आपका एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन हो। ऑप्टिकल, ऑप्टिकल में जिसमें ये प्रकाश पे ऑप्टिक्स बेस्ड हो। और क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर इससे थोड़ा फास्ट कंप्यूटर थे, जिनके बारे में हम डिटेल में आगे की क्लास में बताएंगे आपको। जैसे डिजिटल कंप्यूटर, आजकल घरों में जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा कंप्यूटर? डिजिटल कंप्यूटर। दिख रहा है पिक्चर आपको, आप देख रहे हैं ये घरों में हम लोग इस्तेमाल यही तो कंप्यूटर करते हैं, तो वो डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का मतलब जो 0 और 1 को यूज करे इलेक्ट्रॉनिक रूप में, वो आपके डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सब तो नॉर्मल है, आप लोग जानते ही हैं। आगे एनालॉग की बात करें तो एनालॉग की बात करें तो एनालॉग में भी देखिए, एनालॉग कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करें तो ये फिजिकल मेथड या रास्प पर बेस होता है। फिजिकल मेथड मतलब जैसे कि अगर फिजिकल बात करें तो फिजिकल आपका दाब, ताप,
जिस पे बेस्ड होता है वो आपका, जैसे ये आपको पिक्चर दिख रही होगी एनालॉग कंप्यूटर की, ठीक है। तो ये देखिए ये किस पे काम करता है, तापमान, टेम्परेचर, जैसे थर्मामीटर आपने देखा होगा, ठीक है, और प्रेशर पे काम करता है। तो ये जो सिग्नल होता है उसको वो आपको फिजिकल रूप से इसको स्टोर करता है। जैसे आपने देखा स्पीडोमीटर, गाड़ी में देखा तो स्पीड बताता है स्पीडोमीटर, वोल्ट मीटर वोल्ट बताता है, ठीक है, थर्मामीटर टेम्परेचर बताता है। तो ये सब आपके एनालॉग कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। तो इनका प्रयोग भी होता है, लेकिन कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादा हम लोग डिजिटल कंप्यूटर ही इस्तेमाल करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब ही होता है मिलके। हाइब्रिड कोई दो चीज़ जब मिलके बनी होती है उससे हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें तो हाइब्रिड कंप्यूटर यानी एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के गुणों को सम्मिलित कंबाइन करके बनाया जाता है। जैसे ये फिगर आप देख रहे हैं, ये आपके हाइब्रिड कंप्यूटर का है, जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों का प्रयोग किया। इसका प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र, मेडिकल फील्ड में किया था। कहाँ किया था? मेडिकल फील्ड में किया था। बिग इंडस्ट्री और व्यावसायिक बिजनेस फर्म में किया जाता है। जैसे ईसीजी यंत्र मशीन एक हाइब्रिड कंप्यूटर। ईसीजी की बात करें तो ईसीजी क्या है? एक ये हाइब्रिड कंप्यूटर है। आगे हम बात करते हैं प्रकाशी। प्रकाशी जैसे नाम ही बता रहा, ऑप्टिकल। ये ऑप्टिकल बेस होता है, ये विजुअल लाइट या अवरक्त बीमों पे काम करता है। इंफ्रारेड बीम्स यानी इनको इससे जो उत्पन्न होता है फोटोन, ये फोटोन पे बेस्ड होता है और उस पर काम करता है। और ये काफ़ी फास्ट होता है, इसमें काम करने का जो कि नॉर्मल कंप्यूटर है उनसे ये फास्ट काम करता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे आता है क्वांटम कंप्यूटर। ये क्वांटम कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करें तो ये बड़ा ही फास्ट है। क्यों है? अच्छा, इसमें एक बड़ी अच्छी बात है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्या है? जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं जनरली वो 0 और 1 के रूप में होता है। क्या होता है? 0 1 के रूप में, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, और उन्हें स्टोर करते हैं। ठीक, 0 या 1। इसमें अगर एक चीज और आ गई, 0 1 को ये एक साथ स्टोर कर लेता है। ये देखिएगा इस चीज को। एक सामान्य कंप्यूटर, जनरल कंप्यूटर में प्रत्येक बिट स्विच होती है, या तो ऑन होगी या तो ऑफ होगी। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में ऑन और ऑफ दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं। बाकी में ये तो ऑन होगा ऑफ है, इसमें एक साथ हो सकती है। इनकी एक तीसरी सिचुएशन होती है जिसमें वह एक साथ ऑन ऑफ हो सकती है। इसके अतिरिक्त एडिशन कंप्यूटर विशेषता कारण इसे क्वांटम बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटम बिट या क्यूबिट कहते हैं। क्वांटम बिट या क्यूबिट कहते हैं कि तुलना में अधिक सूचना इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और बिट्स की क्षमता कैपेसिटी वृद्धि इंक्रीमेंट के कारण ही क्वांटम कंप्यूटर अधिक तेज व शक्तिशाली हुए। यानी क्वांटम कंप्यूटर की बात करें तो क्वांटम कंप्यूटर काफी तेज थे। जैसे हमने जनरल पर्पज बताया था, कंप्यूटर जनरल पर्पज है और स्पेशल पर्पज। तो जनरल पर्पज की बात करें, जनरल पर्पज में क्या आता है? जो हम घरों में कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वो सब जनरल पर्पज में है। ठीक है, जैसे वर्ड, हमें कंप्यूटर पर टाइपिंग करना तो वर्ड प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हैं। कोई डेटाबेस बनाना है तो एक्सेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की क्षमता नॉर्मल होती है, लिमिटेड होती है, जिसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, अब आता है विशिष्ट कंप्यूटर। विशिष्ट की बात करें तो स्पेशल पर्पज, जिनका कुछ उद्देश्य हो। तो ये स्पेशल पर इनकी क्षमता भी ज़्यादा होती है, इनकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। तो अगर इनकी बात करें तो इनका आते हैं मौसम विभाग में। ठीक है, मौसम विभाग में, कृषि विज्ञान में, साइंस में, युद्ध में, इस सब में हम जो प्रयोग करते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं? हम करते हैं स्पेशल पर्पज कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं परीक्षा से संबंधित कुछ बातचीत की, परीक्षा से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम परीक्षा संबंधित बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, यानी अगर हम बात करें तो द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में उपयोग किया जाता था। तो शुरुआत में तो वैक्यूम ट्यूब होता था, बाद में सेकेंड पीढ़ी में क्या आया? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। दूसरा है ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था, किसने किया था? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम शॉकले ने किया था। किसने किया था? विलियम शॉकले ने किया था।
कोबोल कोबोल एवं फोर्ट्रॉन जैसे उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का विकास हुआ। एक लैंग्वेज दो प्रकार की होती है, एक लो लेवल एक हाई लेवल। जो शुरुआत में मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज थी वो लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन बाद में जो कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रॉन ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है। तो किस पीढ़ी में हुआ? द्वितीय पीढ़ी, सेकंड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज आ गया था। मेमोरी को के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग किया जाता था, किसमें किया जाता था? द्वितीय पीढ़ी, सेकंड जनरेशन में किया जाता था। एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया, कब किया गया? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए, थर्ड जनरेशन में किया गया। एकीकृत परिपथ का आविष्कार, इन्वेंशन किया था, किसने किया था? जैक किल्बी ने किया था। किसने किया था? जैक किल्बी ने किया था। ठीक है, आगे कुछ परीक्षा से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट बात है उसको भी देख लेते हैं। जैसे तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था उच्च स्तरीय भाषा का। उच्च स्तरीय भाषा मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। तीसरी पीढ़ी में बड़े पैमाने पर विकास हुआ, किसका हुआ? ऑनलाइन सिस्टम का। ऑनलाइन सिस्टम थर्ड जनरेशन में आ गया था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को समाहित किया गया था एकल चिप में। एकल चिप मतलब सिंगल चिप में कर दिया गया था। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता था, कब किया गया था? माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस डॉस की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस डॉट का पहली बार उपयोग कब किया गया था? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। भारत में निर्मित, ये क्वेश्चन कई बार वनडे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भारत में निर्मित प्रारंभिक सुपर कंप्यूटर कौन है? तो हम बता सकते हैं कि परम भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, और भी कुछ एग्जाम्स रिलेटेड हैं उनको भी देख लेते हैं। एनालॉग में डिजिट में रूपांतरित करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? डिजिटलीकरण। अगर हम डिजिट में कन्वर्ट करें तो डिजिटलीकरण बोलेंगे। सुपर कंप्यूटर आकार में भाई बहुत बड़े होते हैं। सुपर कंप्यूटर की बात करें तो आकार में बहुत बड़े। प्रोसेसिंग क्षमता, अगर प्रोसेसिंग की क्षमता की बात करें तो तथा तीव्र प्रोसेसिंग क्षमता से युक्त होते हैं। जगुआर सुपर कंप्यूटर बनाया था, किसने बनाया था? क्रे ने। किसने बनाया था? क्रे ने बनाया था। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर HEC2M भारतीय सांख्यिकी संस्थान अब कोलकाता में स्थापित है। कब किया गया था? 1956 में किया गया था, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर था। तो 1976 की बात करें तो जो सुपर कंप्यूटर था वो था क्रे था। कौन था? क्रे था। साइज, जैसे हमने शुरुआत में साइज के आधार पे, तो जो सबसे छोटा कंप्यूटर होगा वो होगा माइक्रो कंप्यूटर, जो उससे बड़ा होगा वो मिनी कंप्यूटर, जो उससे बड़ा होगा वो होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो उससे बड़ा होगा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, ये कंप्यूटर आकार में छोटा होता है और इसके विकास की बात करें तो 1970 के दशक में इसका विकास हुआ था। कब हुआ था? 1970 के। और माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। यह वजन में हल्के तथा सस्ते चिप, मतलब ये जो हम जनरली यूज करते हैं तो हल्के होते हैं और सस्ते भी होते हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्मली इसका प्रयोग करते हैं। अब पढ़ेंगे कि पर्सनल कंप्यूटर को कितने भागों में डिवाइड किया गया। तो अगर हम बात करते हैं पीसी की, तो पीसी को कई भागों में डिवाइड किया गया है। आपके सामने सबसे पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर यानी जो हम डेस्क पे रखते हैं उसे हम डेस्कटॉप कंप्यूटर कहते हैं। लैपटॉप, ये सब वर्ड बने हैं, जैसे डेस्कटॉप डेस्क पे रखा जाता है, उसी प्रकार लैपटॉप लैब पे, यानी जो हम लैब पे रखते हैं यानी गोद में रखते हैं, उस प्रकार के कंप्यूटर को लैपटॉप कहा जाता है। उसके बाद आते हैं पॉम टॉप। पॉम का मतलब होता है हथेली, यानी जो पॉम के बराबर जो कंप्यूटर होते हैं, यानी पॉम पर हम रख के यूज कर सकते हैं, उसे बोलते हैं पॉम टॉप। उसके बाद करते हैं नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर आप समझिए कि नोटबुक की तरह होते हैं, जैसे हम नोटबुक को ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, सेम उसी प्रकार आपका नोटबुक होता है।
टैबलेट कंप्यूटर साइज में काफी छोटे होते हैं। तो हमने देखा कि पीसी कंप्यूटर को डेस्कटॉप में, लैपटॉप, पॉमटॉप, नोटबुक और टैबलेट में डिवाइड किया जा सकता है। डेस्कटॉप जैसे हमने आपको बताया ही, डेस्कटॉप कंप्यूटर एक निजी या पर्सनल कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर को एक ही स्थान पर, डेस्कटॉप जनरली क्या होता है कि एक ही स्थान पर हम इसे रखते हैं, एक ही स्थान पर रखने के लिए डिजाइन किया जाता है। और अगर हम बात करें, पहला डेस्कटॉप हैवलेट पैकार्ड 9100A था, जिसे 1968 में 1968 में विकसित किया गया था। डेस्कटॉप में बनाई गई फाइल हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। अगर हम डेस्कटॉप में कोई फाइल को सेव करते हैं तो हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। डेस्कटॉप डुअल इनलाइन मेमोरी बोर्ड का उपयोग करता है। किस बोर्ड की बात करें कि किस बोर्ड का प्रयोग करता है, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल बोर्ड का प्रयोग करता है। ठीक है, तो हमने डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में पढ़ा कि डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है और किस प्रकार है। अब हम लैपटॉप की बात करते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर, जैसे हमने बताया, लैपटॉप कंप्यूटर भी एक पोर्टेबल कंप्यूटर है। पोर्टेबल का मतलब होता है कि आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम उसे मूव करें, उसे बोलते हैं पोर्टेबल। ये भी पोर्टेबल होता है। और निजी कंप्यूटर मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज किया जाता है। लैपटॉप का आविष्कार एडम ऑसबर्न ने किया था। किसने किया था? एडम ऑसबर्न ने किया था 1981 में, 1981 में लैपटॉप का आविष्कार किया था। आगे, लैपटॉप को ब्लूटूथ और वाईफाई के द्वारा इंटरनेट से जोड़ा सकता है। आम बात है, आजकल तो डेस्कटॉप को भी ब्लूटूथ या वाईफाई से जोड़ा सकता है। उसके लिए डिवाइस आती है, आप उसमें लगा देंगे तो हम डेस्कटॉप को भी कर सकते हैं। लेकिन लैपटॉप में जनरली ये चीज़ बिल्ट इन होती है। तो ये फीचर हम बता सकते हैं, कह सकते हैं कि लैपटॉप में ब्लूटूथ और वाईफाई, जानते हैं ब्लूटूथ की मदद से हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को आसानी से जोड़ सकते हैं। मोबाइल को लैपटॉप से, लैपटॉप को मोबाइल से। इससे कोई भी प्रकार की फाइल की शेयरिंग हमें करनी हुई वो हम आसानी से कर सकते हैं। फाइल की शेयरिंग करना हुआ या पर्टिकुलर हम उसमें कोई हमें डेटा भेजना हुआ तो कर सकते हैं। अब बात करते हैं सामान्य लैपटॉप कंप्यूटर, यानी जो नॉर्मल लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं वो बैटरी द्वारा, उसमें बैटरी लगी होती है। अगर इलेक्ट्रिक तो से चार्ज होती ही है। अगर नॉर्मली अगर आप लाइट चली गई तो बैकअप के लिए, जैसे डेस्कटॉप में होता है कि आपको यूपीएस लगाना होगा, लेकिन लैपटॉप को यूपीएस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद हर लैपटॉप की अलग अलग एक क्षमता होती है कितनी देर तक वो बिना पावर सप्लाई के भी चल सकता है। तो क्यों चल सकता है? क्योंकि इसके अंदर बैटरी लगी होगी। तो बैटरी की मदद से वो, अगर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं भी है तो भी हम उस पर काम कर सकते हैं। और अगर हम बात करें विश्व का, वर्ल्ड की बात करें, तो विश्व का जो प्रथम लैपटॉप था, ये आपको थोड़ा समझना होगा कि विश्व का नहीं, वर्ल्ड का जो प्रथम फर्स्ट लैपटॉप था वो एप्सन X20 सेको एप्सन कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया। किसने बनाया इसको? एप्सन कॉर्पोरेशन ने। इसको एप्सन कॉर्पोरेशन ने एलसीडी का प्रयोग किया गया। वैसे आजकल एलसीडी डेस्कटॉप भी आते हैं। तो हमने देखा कि लैपटॉप को किसने सबसे पहले बनाया। अब हम बात करते हैं पॉमटॉप की। तो जैसा हमने बताया, पॉमटॉप यानी हथेली के साइज के बराबर होता है पॉमटॉप। तो पॉमटॉप ये पोर्टेबल कंप्यूटर होता है। पोर्टेबल, ये तो और आसान होता है, ये तो पॉकेट में भी हम इसे रख सकते हैं। तो चूंकि इसको हम अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं, इसलिए इसे पॉकेट कंप्यूटर भी कहा जाता है। पॉमटॉप को पॉकेट कंप्यूटर भी, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पॉमटॉप और पॉकेट कंप्यूटर, लैपटॉप या पॉकेट कंप्यूटर एक है कि अलग अलग है? तो आप बता सकते हैं कि दोनों एक ही है। पॉमटॉप कंप्यूटर की क्षमता डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप से कम होती है।
ऑब्वियस सी बात है कि छोटा होता है तो इसकी डेस्कटॉप और लैपटॉप की अपेक्षा इसकी कैपेसिटी कम होती है। इसका प्रयोग कार्यालय में नहीं किया जाता है, अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन बेसिकली ये ऑफिस के लिए नहीं बना होता, ये पर्सनल छोटे मोटे कार्य के लिए बना होता है। साइज छोटा होता है, भार कम होता है। और अब बात करते हैं पहला पॉम टॉप। तो पहला पॉम टॉप 1989 में बनाया, यानी 1989 में फर्स्ट पॉम टॉप कंप्यूटर बनाया गया। इसका नाम था आईपी पॉकेट पीसी और अटारी पोर्टफोलियो को प्रथम पॉम टॉप कंप्यूटर कहा गया। तो हमने देखा कि पॉम टॉप कंप्यूटर को पॉकेट कंप्यूटर भी कहते हैं, और जो प्रथम पॉम टॉप कंप्यूटर था उसका नाम था, क्या था? आईपी पॉकेट पीसी, और अटारी पोर्टफोलियो को प्रथम पॉम टॉप कंप्यूटर कहा गया। अब हम बात करते हैं नोटबुक। जैसे हमने नाम से ही बताया नोटबुक, यानी नोटबुक की तरह होगा ये। तो अगर नोटबुक कंप्यूटर की बात करें तो नोटबुक कंप्यूटर का आकार साइज में छोटा और वजन में कम होता है। बिल्कुल सही बात है, डेस्कटॉप और लैपटॉप की अपेक्षा ये छोटे होते हैं। स्टोरेज क्षमता लैपटॉप की तुलना में कम होती है। नोटबुक का डिजाइन विशेष रूप से गतिमान मूवी स्टेज में वायरलेस नेटवर्क द्वारा इंटरनेट के उपयोग के लिए किया जाता था। यानी आप नोटबुक में नेटवर्क की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है, इससे हम इंटरनेट को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये नोटबुक के बारे में हमने पढ़ा। नोटबुक में खास बात क्या हमने आई, ये तो पहला तो ये आपका लैपटॉप से छोटा होता है, और ये इंटरनेट के लिए इसकी कनेक्टिविटी को हम अच्छा कर सकते हैं कि इसकी नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी है। अब बात करते हैं टैबलेट की। तो टैबलेट कंप्यूटर की बात करें तो टैबलेट कंप्यूटर थिन, पतले होते हैं और स्मॉल साइज के होते हैं, और यह बुक के आकार का होता है। बुक के आकार का होता है, इसीलिए इसे टैबलेट कंप्यूटर भी कहते हैं। यह स्मार्टफोन का बड़ा आकार, यानी स्मार्टफोन से थोड़ा बड़ा होता है। इसमें वाईफाई 3G 4G भी सपोर्ट करता है, यानी अगर हम इंटरनेट की बात करें 3G और 4G को भी सपोर्ट करता है। स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, और 1989 में प्रकाशित ग्रिडपैड 1900 को पहला व्यावसायिक रूप से सफल टैबलेट कंप्यूटर माना गया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई सबसे पहला सफल किसको माना गया, तो आप बता सकते हो कि किसको माना गया। ये ग्रिडपैड 1900 को पहला सफल टैबलेट कंप्यूटर माना गया। ठीक है, आगे बात करते हैं मिनी कंप्यूटर। तो जैसा नाम ही मिनी है, मिनी कंप्यूटर आकार में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े तथा मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर की वर्ड लेंथ 32 बिट। अब तो ये तो जो बिट है ये, और ये टाइम टू टाइम घटती है और बढ़ती रहती है, ये समय के अनुसार। आजकल 30 बिट के कंप्यूटर, अब तो 64 बिट के कंप्यूटर भी नॉर्मल हम लोग पर्सनल कंप्यूटर में भी यूज करते हैं। मिनी कंप्यूटर का प्रयोग पेरोल, अकाउंटिंग, वैज्ञानिक, साइंटिफिक प्रयोग द्वारा किया जाता है, और डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन डेक ने 1960 में पहला मिनी कंप्यूटर PD1 विकसित किया। तो हमने कुछ बात को ध्यान रखेंगे। पहला वर्ड लेंथ, ये वर्ड लेंथ हमने जैसे आपको बताया कि ये समय के अनुसार घटता या बढ़ता रहता है। यानी आजकल 32 बिट की बात करें तो आजकल नॉर्मल कंप्यूटर में 32 बिट होता है। मिनी कंप्यूटर का प्रयोग पेरोल, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में पेरोल में, अकाउंटिंग में, साइंटिफिक में ये किया जाता है। और डिजिटल कॉर्पोरेशन ने 1960 में, यानी इस 1960 में पहला मिनी कंप्यूटर PD1 का विकास किया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे।
आगे हम मेन फ्रेम की बात करते हैं। मेन फ्रेम क्या होता है? व्हाट इज अ मेन फ्रेम? ये कंप्यूटर बड़ी कंपनियों एवं कार्यालयों में सर्वर, देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है क्लाइंट और दूसरा होता है सर्वर। क्लाइंट जो सर्विस को ले उसे क्लाइंट बोलते हैं और जो सर्विस को प्रोवाइड करे उसे सर्वर बोलते हैं। तो जनरली अगर मेन फ्रेम की बात करें तो मेन फ्रेम आप ये देख रहे हैं, ये बड़े साइज का होता है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए मेन फ्रेम को सर्वर के रूप में यूज किया जाता है। ठीक, इसकी कार्य क्षमता मिनी कंप्यूटर से बहुत अधिक होती है, ज़्यादा होती है। कंप्यूटर एक साथ कई प्रयोक्ता यूजर को लॉग इन करा सकते हैं। जैसे हमने बताया ना कि रेलवे डिपार्टमेंट में आप जाइए, अब तो आप ऑनलाइन ही बुक कर सकते हैं, लेकिन हम पहले की बात करते हैं तो जब टिकट विंडो पे जाते हैं वहाँ पे लोग बैठे होते हैं टिकट काटने के लिए, तो उसे डम टर्मिनल से जुड़े होते हैं, लेकिन जो मेन सर्वर होता है वो मेन फ्रेम होता है। इसकी स्मृति मेमोरी बहुत अधिक होती है। इन कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग क्लाइंट के तौर पर होता है। जैसे हमने बताया कि दो चीजों कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, एक क्लाइंट जो सर्विस को ले और एक सर्वर जो सर्विस को प्रोवाइड करे। आगे बात करते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि कुछ मेन फ्रेम के नाम बताइए, तो ये मेन फ्रेम है IBM 4381, ICL, ये सब कुछ मेन फ्रेम के नाम हैं। CDC साइबर आदि। अप्रैल 1964 में 1964 में पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर, एग्जाम में पूछा सकता है, जानकारी हो कि पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या था, तो आप बता दें मेन फ्रेम कंप्यूटर IBM 360 लॉन्च किया गया। जेने एम्डा हॉल को मेन फ्रेम कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अगर वैसे तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, लेकिन अगर मेन फ्रेम की बात करें कि मेन फ्रेम का फादर किसे कहा गया, तो हम कह सकते हैं जेने एम्डा हॉल। जेने एम्डा हॉल को मेन फ्रेम का फादर कहा गया। अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। कंप्यूटर में सुपर यानी सबसे बड़ा। तो सुपर अगर कंप्यूटर की बात करें तो प्रयोग पहली बार अमेरिका में 1929 में हुआ। कब हुआ? 1929 में अमेरिका में फर्स्ट टाइम इस वर्ड को प्रयोग किया गया। तब बाइनरी और डिजिटल तकनीक, यानी भाई हम जानते हैं कि दो तकनीक हुई, बाइनरी यानी डिजिटल तकनीक वाले आज एक कंप्यूटर का जन्म भी नहीं हुआ था। कितने आश्चर्य की बात है कि ये शब्द हमने तब प्रयोग किया जब कंप्यूटर की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी। सुपर कंप्यूटर गणना यंत्र कैलकुलेटर बनने वाली अमेरिकी कंपनी IBM के ऐसे भारी भरकम और जटिल गणना यंत्र कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटर की प्रशंसा में गढ़ा गया था। यानी वो कैलकुलेटर को ही सुपर कंप्यूटर का दर्जा दिए, यानी कि ये बड़ा कैलकुलेशन कर सकता है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करता है, जिसे अपने समय का सबसे तेज गणना यंत्र यानी कैलकुलेशन मशीन माना जा रहा था कि सबसे ज्यादा तेजी यानी फास्ट के साथ ये कैलकुलेशन कर सकता है। ठीक है, कुछ हम ईयर वाइज चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे कि पूरे वर्ल्ड में जो सुपर कंप्यूटर थे अगर उनकी हम बात करें तो ये जून 2020 का अपडेटेड वर्जन है, जिसे हम विश्व के एवं भारत के 5 कंप्यूटर की सूची, वर्ल्ड की बात करें और इंडिया की बात करें तो उसकी सूची है। पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे किसको रखा गया? अगर हम देखें फर्स्ट नंबर पर रिकेन केंद्र कंप्यूटेशन साइंस जापान, इसका नाम था फुआकू, और इसकी टेराफ्लॉप्स स्पीड जहाँ अभी हम लोग जनरली जो हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं गीगाबाइट, पहले मेगाबाइट, अब गीगाबाइट, लेकिन ये इसकी है टेराफ्लॉप्स, वो भी कितनी है 415530, तो इसको फर्स्ट नंबर पे रखा गया। आगे बात करते हैं, दूसरे कंप्यूटर की बात करते हैं। सेकंड रखा गया
रिट्ज नेशनल लेबोरेटरी, ये भी अमेरिका का है, इसका नाम है समिट IBM, इसकी स्पीड है 4148600। उसके बाद अमेरिका का ही दूसरा कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर सियरा IBM NVIDIA, और इसकी स्पीड है 94640। नेक्स्ट है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग की बात करें तो ये चाइना का है, जिसका नाम है सनवे टाई हुलाइट NRCPC, और इसकी स्पीड है 93014.6। आगे हम बात करते हैं फिफ्थ। अगर पांचवें पोजीशन की बात करें तो ये है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग केंद्र, ये है गुआइनाझाओ चाइना का, जिसका नाम है तिहाने 2A, और इसकी स्पीड है 61444.5। अभी तक तो हमने वर्ड की बात किया कि वर्ड में कंप्यूटर की स्पीड क्या है, उसके हिसाब से अब हम बात करते हैं भारत यानी इंडिया। इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल पुणे में रखा ये सुपर कंप्यूटर है, जिसका नाम है प्रत्यूष है, ये है 3763.9। उसके बाद है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग नोएडा में, इसका नाम है मिहिर क्रे HPE 2570.4। आगे हम देखते हैं समझते हैं, ये है जो हमने बताया, ये वर्ष 2020 के सुपर कंप्यूटर संबंधित टॉप 500 सूची की रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक कंप्यूटर चाइना, यानी इस बात को देखिए चाइना में सर्वाधिक 226 के हैं। द्वितीय स्थान पर अमेरिका के 113 हैं, और इसी सूची में भारत के केवल दो कंप्यूटर हैं। आरमैक्स गति के आधार पर विश्व में भारत का 22वां स्थान है। अगर सुपर कंप्यूटर की स्पीड में बात देखें तो भारत का 22 स्थान है। आगे बात करते हैं, वर्तमान समय में सुपर कंप्यूटर इस्पात यानी स्टील की ऊंची अलमारियों जैसे लगने वाले उच्च कोटि, यानी अगर देखेंगे देखने में ये स्टील की बड़ी अलमारियां, ये आप देखिए सुपर कंप्यूटर, ये साइंटिस्ट खड़े हैं देख रहे हैं, तो ये एक स्टील की बड़ी अलमारियां होंगी। इसमें कई माइक्रो प्रोसेसर, जैसे हम कंप्यूटर यूज करते हैं पर्सनल कंप्यूटर, तो उसमें एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, लेकिन इसमें कई माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। किसी भी जटिलतम समस्या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का तुरंत हल निकल सकता है। जैसे हमारा नॉर्मल पीसी जनरल काम के लिए होते हैं, लेकिन सुपर कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स वर्क के लिए होता है। सुपर कंप्यूटर की निष्पादन क्षमता यानी कैपेसिटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा होती है, यानी हम लोग इसकी गीगा फ्लॉप्स, टेरा फ्लॉप्स, पेटा फ्लॉप्स जैसे इकाइयों का प्रयोग करते हैं। यानी इसकी स्पीड हमें बताना होगा तो गीगा फ्लॉप्स, टेरा फ्लॉप्स जैसे यूनिट का प्रति सेकंड अरबों खरबों गणनाएं, यानी अगर एक सेकंड में अरबों खरबों गणनाएं ये कर सकता है। कंप्यूटर का उपयोग खासकर ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है जिसमें कुछ ही क्षणों में बड़े पैमाने पर कैलकुलेशन, जहां पर कम समय में बड़ा कैलकुलेशन करना हो, वहां हम सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। जैसे मौसम संबंधी अनुसंधान, इसे बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल रिसर्च, नाभिकीय हथियार यानी न्यूक्लियर वेपन्स, क्वांटम फिजिक्स और रासायनिक यानी केमिकल कंपाउंड्स के अध्ययन आदि में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? साइंटिफिक जगहों पर किया जाता है, और जहाँ पर काफ़ी बड़े कैलकुलेशन का प्रयोग करना हो वहाँ सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। कुछ हम इंपॉर्टेंट बात दें, क्या आप जानते हैं प्रत्यूष एवं मिहिर क्रमशः भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, ये कहाँ पर है? पुणे में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी
पुणे एवं नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज मौसम पूर्वानुमान। इन मौसम की, जैसे आप लोग समाचार देखते होंगे तो उसमें टीवी तरह कि आज मौसम यहाँ ऐसा रहेगा, आज यहाँ इस तरह रहेगा, तो वो कौन बताता है? वो सुपर कंप्यूटर बताता है। नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट नोएडा में स्थापित होने वाला सुपर कंप्यूटर है। इसी प्रणाली का उद्घाटन, इनॉग्रेशन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री यूनियन मिनिस्टर, ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने 8 जनवरी 2018 को किया था। यानी कब किया था? अगर बात करें तो 8 जनवरी 2018 को किया था। ये खास बात है, सबको मेमोराइज करने वाली चीजें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, बहुत ही कॉमन चीज है कंप्यूटर की आवश्यकता। मुझे नहीं लगता कि आज किसी को भी बताने की जरूरत है कंप्यूटर की आवश्यकता क्या है। आज ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो बिना कंप्यूटर से रिलेटेड अपने को सरवाइव कर पाए। तो कंप्यूटर का आज के समय में उपयोग की बात बताएं तो घर, दफ्तर, स्कूल, रेलवे, यानी हर जगह, चाहे आप जहां घर से लेके, स्कूल से लेके, ऑफिस से लेके, हर जगह आपका, रिसर्च सेंटर से लेके, हर जगह आपका कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तो ये बड़ी कॉमन चीज़ है कि अगर कोई भी पूछे कि भाई कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ होता है, तो आप कोई बता सकता है, छोटा बच्चा भी बता सकता है कि कंप्यूटर का प्रयोग। अब ऐसी कोई जगह ही नहीं बची, कोई स्थान ही नहीं बचा है जहाँ कंप्यूटर का प्रयोग न होता हो। ठीक है, तो अलग अलग स्थानों पे कंप्यूटर की उपयोगिता के बारे में बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी बात करते हैं, लगभग हर एरिया में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, चाहे स्कूल में, एजुकेशन में। आज एजुकेशन के दौर में तो कंप्यूटर का प्रयोग और बढ़ गया है। अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इवन पैंडेमिक पीरियड में बच्चे घर से ही पूरी ऑनलाइन क्लासेस किए। छात्रों का बेटर आसानी से, जैसे कि पहले शुरुआत की पहले बात करें तो पहले बुक हुआ करती थी, केवल बुक से पढ़ाया जाता था, और बुक में भी बताएं तो सिंपल टेक्स्ट हुआ करता था। बाद में टेक्स्ट साथ पिक्चर आने लगी। आज कंप्यूटर की मदद से टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं, पिक्चर भी यूज कर सकते हैं, मूविंग टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, एनिमेशन यूज कर सकते हैं, यानी पढ़ाई को और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। तो और इंटरनेट के प्रयोग से छात्र किसी भी विषय सब्जेक्ट की अधिक जानकारी, इंफॉर्मेशन, यानी आज कंप्यूटर की मदद से किसी भी टॉपिक पर आपको पढ़ाई करना है, तुरंत आप जाइए, तुरंत नेट पे सर्च करिए और आपको हर चीज अवेलेबल है। बस ये आपको देखना है कि आपको खोजना क्या है, चाहिए क्या। जैसे मैंने बताया कि भाई सुपर कंप्यूटर की बात हम लोग कर रहे थे, तो विज्ञान, साइंस, विभिन्न वैज्ञानिक साइंटिफिक द्वारा अन्वेषण यानी एक्सप्लोरेशन और रिसर्च की बात करें, यानी आज कोई भी ऐसा रिसर्च नहीं हो सकता जहां पे कंप्यूटर का प्रयोग न किया जाता हो। तो साइंटिस्टों ने इवन अर्थक्वेक और बड़ी बड़ी आपदाओं में हम कंप्यूटर का प्रयोग करके पहले से पूर्वानुमान लगा सकते हैं। पहले से हमें पता चल जाएगा भाई कि भूकंप आने वाला है या तूफान आने वाला है, तो हम पहले से अलर्ट हो जाए, वहाँ से मैक्सिमम लोगों को हटा लिया जाए, मैक्सिमम चीज़ों को हटा लिया जाए, जिससे हम कम से कम लॉस हमें हो। मनोरंजन, इंटरटेनमेंट, तो आज मैं पर्सनल रूप से ये कह सकता हूँ कि इंटरटेनमेंट की वजह से ही कंप्यूटर का विकास और हुआ है। अगर हम स्पेस की बात करें तो अगर हम अपने कंप्यूटर में अगर मूवी ना स्टोर करें तो हमें कंप्यूटर में बहुत स्पेस की ज़रूरत नहीं चाहिए। सिंपल टेक्स्ट के लिए जैसे हम लोग फ्लॉपी या सीडी इस्तेमाल करते थे, बहुत स्पेस होता था। लेकिन जब से इंटरटेनमेंट यूज होने लगा, वीडियो यूज होने लगा, तब से कंप्यूटर में स्पेस की, स्पीड की, इनकी अधिक आवश्यकता पड़ी। तो इंटरटेनमेंट की बात करें तो इंटरटेनमेंट में का प्रयोग आजकल कंप्यूटर में, कंप्यूटर गेम्स में, मल्टीमीडिया में, सॉन्ग में, इस सब का प्रयोग किया जाता है। कई जगह तो कंप्यूटर का प्रयोग बच्चे अपने घर में वीडियो गेम्स खेलने के लिए रखते हैं, तो ड्राइंग बनाने के लिए रखते हैं। तो कंप्यूटर अब मल्टीपर्पज हो गया। जैसे कंप्यूटर का प्रयोग सिर्फ कैलकुलेशन के लिए शुरुआत में किया जाता था, अब ऐसा नहीं रहा। अब हर फील्ड के लिए, चाहे संगीत के लिए हो, चाहे ड्राइंग के लिए हो, चाहे ऑफिस के लिए हो, हर चीज़ के लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं।
अब हम बात करते हैं परीक्षा तथ्यसार, यानी परीक्षा से रिलेटेड पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में। तो तीसरी पीढ़ी का विकास हुआ था। तीसरी पीढ़ी में अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हमने बताया जैसे आप एक दूसरे से बात करने के लिए एक लैंग्वेज की मदद लेते हैं, सेम उसी प्रकार कंप्यूटर को कोई बात बतानी होती है तो कंप्यूटर की लैंग्वेज यूज करते हैं। सी लैंग्वेज की बात करें तो थर्ड जनरेशन ये लैंग्वेज है। ठीक है, चौथी पीढ़ी कंप्यूटर आधारित है। थर्ड की VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पे थे। VLSI में प्रोग्रामिंग की बात करें तो इसमें हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया। बताया था ना, लैंग्वेज दो प्रकार की होती हैं, लो लेवल हाई लेवल। लो लेवल जो कंप्यूटर समझता है, मशीन और असेंबली की बात करते हैं। हाई लेवल उससे ऊपर की बात होती है। लैपटॉप और पॉमटॉप का निर्माण किस पीढ़ी में हुआ था? चौथी पीढ़ी में हुआ था। ये सब एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। इंटरनेट का विस्तार हुआ था, कब हुआ था? पांचवी पीढ़ी में हुआ था। उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज जावा, विजुअल बेसिक, वी मतलब विजुअल बेसिक, .NET की शुरुआत हुई थी 5th जनरेशन में। ठीक है, और CD रोम का विकास हुआ था पांचवी पीढ़ी में। यानी जो जनरेशन वाइज है ना कि फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन, तो किस जनरेशन में किस चीज का आविष्कार हुआ था, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। कभी भी किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि किस पीढ़ी में किसका निर्माण हुआ। परम 10,000 का विकास कब हुआ? बता सकते हैं कि 1998 में, 1998 में परम 10,000 का विकास। सबसे पहले गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किया था, किसने किया था? चीन ने किया था। भारत का पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर था टिफरैक। ULSI माइक्रोप्रोसेसर आधारित है पांचवी पीढ़ी पर। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का निर्माण किया जाता सूक्ष्म संधारितों का, ठीक है, कैपेसिटर का जिसे बोल सकते हैं। प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का उपकरण का उदाहरण है यूनिवैक और इनैक, ये नाम है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं।